हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको सटन एंड बोवेरी ने दिया था। लेकिन अब इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया है और क्या था, कैसे पता लगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन, इनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। 1910 में इन्होंने क्या किया, फ्रूट फ्लाइज ले ली। कौन सी? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। क्यों ली फ्रूट फ्लाई? क्योंकि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर के ऊपर जो थी वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, वहाँ पे रिसर्च चलती थी इसके ऊपर। ठीक है, तो इनको ये इजीली मिल गई, इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर ले लिया। बाकी इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये इनको पता थी वहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर वहाँ पे काम होता था। ठीक, तो इन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर ली। और किस तरह से ली थी? इन्होंने क्या किया था, एक बॉटल्स के अंदर बहुत सारी ड्रोसोफिला, कैसी कलर की थी, उनकी जो आईज थी वो रेड कलर की थी। तो बॉटल्स में क्या किया इन्होंने, पहले तो इनका फूड ऐड कर दिया। फूड क्या था? मैश्ड बनाना। ठीक है, मैश्ड बनाना इनका फूड था। और इसके अंदर इन्होंने रेड कलर की आई वाली, रेड आइड जो ड्रोसोफिला थी, रेड आइड, ये जो नॉर्मल थी, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये वाली ड्रोसोफिला इसमें इन्होंने डाल दी। अब यहाँ पर इनको क्या देखने को मिला कि इतनी सारी रेड आई, जब इन्होंने क्या किया, ब्रीडिंग वगैरह हुई, जब मल्टीप्लिकेशन हुआ और ज़्यादा इनका नंबर बढ़ा, क्योंकि इनको फूड भी मिल रहा था। ठीक है, अच्छी खासी कंडीशंस मिल रही थी, अप्रोप्रिएट ग्रोथ के लिए कंडीशंस जो भी थी इनको वहाँ की लेबोरेटरीज में मिल रही थी। तो ये रेड आइज जो ड्रोसोफिलास थी, इनमें से जब ब्रीडिंग हुई तो एक इन्होंने देखी कि उसका कलर जो है आँखों का वो कैसा हो गया है, वाइट हो गया है। यानी एक जो फ्रूट फ्लाई थी वो वाइट आइड आई। ठीक है, वन ड्रोसोफिला कैसी थी? वाइट आई। ठीक है, तो वाइट आई की जब इन्होंने ऑब्जर्व करी तो इनको समझ में आया कि ये वाइट, रेड में से वाइट आई है, यानी इसमें कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, चेंज यानी वेरिएशन, मतलब म्यूटेशन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वो म्यूटेशन किसके अंदर हुआ होगा? डेफिनेटली वो जो जीन है जो कलर प्रोवाइड कर रहा है आइस को, उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई है ना। और ये चीज़ इनको पता चल गई कि वो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोजोम के ऊपर। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो आई कलर का जीन है वो प्रेजेंट है, और उसके अंदर चेंज आने की वजह से जो एक फ्लाई है उसकी आईज कैसी हो गई है? वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला, क्लियर क्या हुआ? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जीन्स जो हैं वो फिजिकली लिंक्ड हैं, किससे? क्रोमोसोम से लिंक्ड हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये थ्योरी प्रूव हो गई। ठीक है, मॉर्गन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने से, क्योंकि सिर्फ ये थ्योरी प्रूफ नहीं हुई, इससे इनको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, जैसे लिंकेज क्या है। ठीक है, वो इनको समझ में आया। इनको जेनेटिक्स मैप्स जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने निकाली। मतलब हम कह सकते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह निकली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा है और क्यों इन्होंने ड्रोसोफिला को ही चूज़ किया। तो देखो, अभी हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी, इनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। 1910 में इन्होंने टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, इनके ऊपर वर्क किया था। क्या किया था इन्होंने? बहुत सारी 1000 रेड आइड जो फ्लाइज थी उनको बॉटल में रेस करवाया। उनका फूड जो था वो मैश्ड बनाना था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ उनका खूब ज़्यादा। फिर उनमें से उन्होंने क्या देखा कि इतनी सारी रेड आई फ्लाइड में से एक जो है वो वाइट आई की आ गई है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? चेंज आ गया, यानी म्यूटेशन हो गई उस जीन के अंदर जो आई कलर दे रही थी, और वो किस पे लोकेट थी? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और इससे पता चल गया कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम से जुड़ी हुई हैं, लिंक हैं, फिजिकली वो लिंक हैं। ये बात उनको समझ में आई। इससे इनको जेनेटिक्स मैप्स का पता लगा। ठीक है, इससे इनको जो ये लिंकेज है वो भी समझ में आया। ओके, अब क्यों इन्होंने ड्रोसोफिला को चूज़ किया था, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ड्रोसोफिला को वहाँ की, क्योंकि ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पर ड्रोसोफिला के ऊपर काम हो रहा था, ये बात मैंने पहले भी बताई। तो इस वजह से क्या था कि उनको इसके बारे में ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल भी जा रही थी, और ये भी ड्रोसोफिला भी इनको ईजिली वहाँ पर मिल रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर काम करते हैं। तो इन्होंने उसको इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पर इसको इजीली लैब कंडीशन में सिंथेटिक मीडियम के अंदर ग्रो करवा देते थे। जनरेशन टाइम इनका बहुत कम था, 15 दिन। ठीक है, इस वजह से और ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता था। बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होती थी, यानी ब्रीडिंग जो थी उसके लिए इनको कुछ भी एक्सपेंसिव मटीरियल वगैरह कोई खर्चा भी नहीं होता था, तो इस वजह से भी इनको ले लिया गया। और मेल और फीमेल फ्लाइज को पहचान पाना बहुत ही इजी था, यानी बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कौन सी जो है वो मेल है, कौन सी जो है वो फीमेल है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को इन्होंने सिलेक्ट किया।
अब जो मॉर्गन है, इन्होंने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करवाया था ड्रोसोफिला के ऊपर, जैसे मेंडल ने करवाया था पीस के ऊपर, वैसे ही इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर करवाया था। तो अब वो क्रॉस क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा लिंकेज क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें लिंकेज की, तो लिंकेज का जो आइडिया था ये सटन एंड बोवेरी ने इसके बारे में सबसे पहले सजेस्ट किया था, लेकिन मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था, तो लिंकेज भी जो था वो मॉर्गन ने ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया लिंकेज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि लिंकेज में होता क्या है। देखो, हमें इतना पता है कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हम कह सकते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। हमारा हेयर कलर का कोई एक जीन होगा, हमारा जो ये आई कलर का जो है वो जीन होगा, हमारी हाइट का जीन होगा, हमारे स्किन कलर का कोई ना कोई जीन होगा, है ना, तभी ये सारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जीन्स जो है वो नंबर में ज़्यादा है क्रोमोजोम से। तो एक बात समझ में आती कि क्रोमोजोम से अगर जीन से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब एक क्रोमोजोम पे एक से ज़्यादा जीन एक्सप्रेस हो सकता है ना, तभी होगा इतने सारे कैरेक्टर, तभी एक्सप्रेस हो पाएंगे। यानी अगर एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, इसके अंदर अगर एक तरफ ए जीन है तो दूसरी तरफ बी जीन है ना। तो इस तरह से सेम क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, है ना। और दूसरी चीज क्या आती है कि जो ये लिंक्ड जीन्स हैं, है ना, ये क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं। लिंकेज यानी क्या है कि ये मान लो पेरेंट के अंदर जो है ये लिंक्ड जीन प्रेजेंट है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, ये नेक्स्ट उनके जो ऑफस्प्रिंग है ना, उनकी जो प्रोजेनी है उसमें भी ये जीन्स जो है ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, सेम कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, लिंकेज का प्रोसेस हो रहा है। तो हम लिंकेज क्या बोलेंगे कि जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ओके, यानी जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर इतने सारे एक से ज्यादा जीन्स जब प्रेजेंट है और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वही कैरेक्टर सेम ट्रांसफर हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कैपेसिटी इन जीन्स की कि वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, यानी जो हमारे F1 F2 जो भी आ रहे हैं, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है, यानी जैसे पेरेंट्स दिखते हैं बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन जो है वो आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि उन पेरेंट्स से जो प्रोजेनी में जो सेम टू सेम कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लिंकेज है। वो जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तभी उसमें कोई भी वेरिएशन शो नहीं हो रही। ओके, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। अब लिंकेज तो हमें समझ में आ गया है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, क्रॉसिंग ओवर और या फिर रिकॉम्बिनेशन, अब इस क्या होता है ये क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। इसमें हम मान लें एक हम यहाँ पर पेयर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक पेयर ले रहे हैं और यहाँ पर हम एक और पेयर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ले लिए हैं और यहाँ पर इनके ऊपर जो है वो जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्पेस स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब हो क्या रहा है इनके बीच में कि एक ये क्रोमोसोम और दूसरा ये क्रोमोसोम, यानी दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है और इस तरह से एक नए कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं। और जो नया कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये आ गए कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक, और इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर हो गई है इनके बीच में, ठीक है, इसीलिए ये रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। एक चीज और कहूंगी यहाँ पर कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा ऐसा नहीं है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के ही बीच में होती है, कई बार सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। लेकिन क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड एक जैसे दिखते हैं तो उनको जेनेटिकली जो है वो डिटेक्ट करना पड़ जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो देखो, हमने लिंकेज तो देख लिया, अब लिंकेज की जो दो टाइप्स है उसको भी हम समझते हैं। तो पहली जो टाइप है वो है कंप्लीट लिंकेज और जो दूसरी टाइप है वो है इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होती है उसको हम समझते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पर जानेंगे लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं, ठीक है।
तो लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है और दूसरा जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे हो सकता है जीन जो है वो दूर भी प्रेजेंट हो और हो सकता है बहुत पास पास भी प्रेजेंट हो, यानी क्लोजली सिचुएटेड भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो भी हो सकता है उनके अंदर, है ना। तो इस तरह के जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। और जब जीन्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनलिंक्ड जीन्स, ठीक है। तो ये वाले जीन्स हमारे हो गए अनलिंक्ड जीन्स, और यहाँ पर ये जीन्स कैसे हो गए, लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन्स क्या शो करेंगे, लिंकेज शो करेंगे, है ना। अब समझते हैं यहाँ पर कि हमारा ये कंप्लीट लिंकेज का जो एग्जाम्पल है, अब उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रोसोफिला जो लेंगे उसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है, एक रेड आई और नॉर्मल विंग की हम ड्रोसोफिला लेंगे, इसको हम क्रॉस करवाएंगे किससे, रेड आई नॉर्मल विंग्स और पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स हो गए आपके जो मतलब पूरी तरह से डेवलप विंग्स नहीं है, नॉर्मल नहीं है, मतलब उसमें अब नॉर्मेलिटी है, म्यूटेशन हो रखी है, इसीलिए ये रिसेसिव है, ठीक है। तो अब हमारे पास गैमेट्स बनने के बाद यहाँ पर हमारा F1 आएगा। F1 क्या आएगा, इस तरह से हाइब्रिड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो F1 जनरेशन आई है कैसी होगी, रेड आई और नॉर्मल विंग्स, रेड आई और नॉर्मल विंग्स, ये F1 जनरेशन आएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, F1 को टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। सो आपको ध्यान होगा कि टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे होता है, रिसेसिव पेरेंट से। तो यहाँ पर हम रिसेसिव पेरेंट लेंगे और यहाँ पर इसके गैमेट्स बन जाएंगे स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर दो ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जीन्स जो है वो क्लोजली सिचुएटेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू। तो जब हम F2 करेंगे तो हमें क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, एक तो ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये वाला, यानी यहाँ पर हमें दोनों ही तरह के अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें तो पेरेंटल है, यानी रेड आई नॉर्मल विंग्स ड्रोसोफिला भी मिल रहे हैं और पर्पल आई वेस्टिजियल विंग्स भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हमें F2 जनरेशन में दिख रहे हैं, यानी जो प्रोजेनी है वो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही शो कर रही है, तो इस तरह की लिंकेज जो होती है वो कैसी लिंकेज होती है, कंप्लीट लिंकेज होती है, यानी यहाँ पर जीन्स जो है वो पूरी तरह से लिंक्ड है, ओके। इस तरह की लिंकेज को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। अब हम समझेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो अब हम यहाँ इनकम्प्लीट लिंकेज में एग्जाम्पल लेंगे किसका, स्वीट पी का, इनकम्प्लीट लिंकेज स्वीट पी। अब इसमें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्वीट पी का एग्जांपल ले रहे हैं, और जिसमें हमारे पास जो फ्लावर कलर है वो कैसा है, ब्लू फ्लावर है और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स हैं, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, ठीक है, लॉन्ग पोलन ग्रेन्स हैं। और दूसरा जो है वो कैसा कलर का फ्लावर है, रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन्स, रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। हमारे पास गैमेट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास F1 जनरेशन आएगी, ये आ गई F1। अब F1 सारे हमारे कैसे आ गए हैं, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, किससे करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। तो हमारे पास यहाँ पर देखो गैमेट्स बनेंगे 4 तरीके के। तो 4 तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जीन्स जो है ना वो दूर दूर प्रेजेंट हैं। तो एक यहाँ पर गैमेट, एक ये, एक जो है वो ये बनेगा कैपिटल L, एक ये है, ठीक है, 4 तरह के, और यहाँ से ये मिलेगा। अब हम करवाते हैं यहाँ पर F2 जनरेशन, ठीक। सो F2 जनरेशन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन ये है, तो कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l, ठीक, एक कॉम्बिनेशन ये मिलेगा। फिर स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल b स्मॉल l, एक कॉम्बिनेशन है, मतलब हमने अभी ये दोनों कर लिए। फिर एक क्या है, कैपिटल B स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l, ठीक, और एक हमारा ये रहेगा स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल l, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी F2 जनरेशन आ रही है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पेरेंटल भी एक्सप्रेस हो रही है, यानी ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, और यहाँ पर रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन्स, ये भी एक्सप्रेस हो रही है। और साथ में यहाँ पर जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स भी आ रहे हैं, यानी क्या है यहाँ पर रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन है। और ये वाला क्या है, ये जो है ये ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, यानी यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हो रहा है।
तो इस तरह की लिंकेज जिसमें हमारे पास पेरेंटल प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन साथ में क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस तरह के जो लिंकेज होती है इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज तो है क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन क्या है, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंकेज इन्वॉल्व है लेकिन पूरी तरह से लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें ना रिकॉम्बिनेंट्स की, तो यहाँ पर इस वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों की लगभग कितनी होगी, इन दोनों की, इसकी भी 6.3% फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी 6.3% फ्रीक्वेंसी है, और बहुत कम फ्रीक्वेंसी है ये। और वहीं पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 43%। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 43% है, जबकि इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं है तो लिंकेज, और इसी वजह से यहाँ पर भी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने दिया था वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, उसके रिजल्ट्स किस तरह के आए। ठीक है, तो अब हम एक बार ये क्रॉस देखते हैं। इसमें क्या है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसमें जो फीमेल ली है वो कैसी है, रिसेसिव, येलो बॉडी और वाइट आई, और मेल जो है वाइल्ड टाइप यानी डोमिनेंट लिया हुआ है, कैसा है, ब्राउन बॉडी और रेड आई। तो एक बार अब इस क्रॉस को परफॉर्म करते हैं। तो जो फीमेल है वो कैसी है, रिसेसिव, येलो बॉडी, वाइट आई। ठीक है, इसको क्रॉस करवाया है किससे, डोमिनेंट मेल से। ठीक है, जो ब्राउन बॉडी और रेड आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गैमेट्स बना लेते हैं। ठीक है, सो गैमेट्स में यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली YW ले सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही आएगा कॉम्बिनेशन। अब हम F1 जनरेशन करते हैं। F1 जनरेशन में क्या आएगा, ये YW और ये Y+W+। ठीक है, इस तरह से आ गया। दूसरा क्या आएगा, YW और इस तरह से। ठीक है, तो एक मेल बन गया, एक फीमेल बन गया। अब यहाँ पर फिर से हमें F2 जनरेशन चाहिए, तो फिर से यहाँ पे गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले बनाते हैं पहले। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा Y और W। ठीक है, और यहाँ पर Y+W+, ये तो ऐसे ही आ गए। ठीक, अगर मान लो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है, तब क्या आएगा कॉम्बिनेशन, तब कुछ ऐसा आ जाएगा, Y+W और यहाँ पर Y और W+, इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब अगर मान लो हम क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ पे इससे, तो यहाँ पर आएगा YW और ये ऐसे, क्योंकि इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, यहाँ तो Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन ही नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर तो होगी नहीं, तो ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, F1 जनरेशन, हम ये गैमेट्स तो बन गए, अब F1 जनरेशन, F2 जनरेशन जो है वो हम निकालते हैं। सो F2 जनरेशन क्या आएगी, पहले हम क्या करते हैं, ये वाले से सारे के क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक है, इस YW से। तो यहाँ पर 4 फीमेल्स आ जाएंगी सबसे पहले, तो YW और YW। ठीक है, एक फीमेल ये आ गई, दूसरी फीमेल आ गई Y+W+YW। ठीक, तीसरी फीमेल आ गई Y+W Y और W। चौथी फीमेल आ गई YW+Y और W। ठीक है, ये 4 फीमेल्स आ गई। अब हम क्या करते हैं, मेल्स भी जो हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी हम क्या करते हैं, ये सारे मेल से क्रॉस करवा देते हैं, तो 4 मेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, YW और इस तरह से फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक मेल ये आ गया, दूसरा Y+W+, थर्ड Y+W, फोर्थ YW+। ओके, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आएंगे। अब देखो यहाँ पर पेरेंटल कौन से होंगे, एक ये पेरेंटल है, एक ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल 2, ठीक है, ये भी 2 पेरेंटल, ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है वो देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर जब अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं रिकॉम्बिनेशन की,
तो पेरेंटल फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट की कितनी है 1.3%। इसका मतलब क्या है कि जब इतनी कम रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब जीन्स बहुत ज़्यादा पास में है, ठीक है, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास में, इसीलिए फ्रिक्वेंसी इतनी कम आ रही है, और पेरेंटल जस्ट उसके अपोजिट उतनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर, एक तो ये चीज़ समझ में आ रही है। अब दूसरा एक क्रॉस जो है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या लिया है दूसरे क्रॉस में, एक वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल, यहाँ पे फिर से फीमेल जो है वो रिसेसिव है, इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल, ओके फीमेल, और मेल जो है वो वाइल्ड टाइप है, यानी लार्ज विंग्स होंगे और रेड आई होगा। अब यहाँ पर फिर से हम गैमेट्स बनवाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा W और M, और ये जो है इस तरह से आएगा W+M+ और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें F1 जनरेशन मिलेगी, तो क्या आएगी WM W+M+, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा WM और ये। अब यहाँ पर हमें फिर से गैमेट्स बनाने होंगे ताकि हमें F2 जनरेशन मिल जाए। सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर, फिर से हमें ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही हम ले लेंगे एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वाली सिचुएशन आ जाएगी कि जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब हमें कैसे गैमेट्स मिलेंगे, WM W+, और यहाँ पर WM+, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक। अब यहाँ पर मेल जो है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर कोई जीन नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का चांस नहीं रहेगा, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। अब यहाँ पर हम F2 जनरेशन निकालते हैं, तो F2 जनरेशन जो आएगी वो किस तरह से आ जाएगी, सेम बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर हम पहले इससे क्रॉस करवाते हैं सारे, ठीक है। तो सारी पहले फीमेल्स देख लेते हैं, तो हमारे पास 4 पहले फीमेल्स कौन कौन सी आएंगी, WM, ठीक है, एक ये हो गई। दूसरी W+M+, WM, तीसरी W+M, WM, ठीक है। चौथी हो गई WM+ और WM, ओके। नेक्स्ट हमारे मेल्स जो हैं वो हम देखते हैं। अब 4 तरह के मेल्स, ठीक है, ये सारे मेल्स निकल आएंगे इससे। तो यहाँ पर WM फर्स्ट मेल, सेकंड W+M+, ओके, थर्ड W+M, और फोर्थ WM+, ओके। तो 4 तरह के मेल्स आ गए। अब यहाँ पर ये वाला जो है पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये भी रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल और ये पेरेंटल। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी फिर से देखते हैं क्या है ये। तो अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखें तो इस केस में पेरेंटल फ्रीक्वेंसी पहले से कम है, यानी 62% है, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट 37.2% है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि 50% से ऊपर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स तो एक ही, जीन्स तो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जीन्स जो है वो लूजली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड नहीं है। यही बात मॉर्गन को समझ में आई जब उन्होंने ये क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इस केस में, जो दूसरे वाले केस में, इससे समझ में आया कि जीन्स जो है वो लूजली लिंक्ड है, यानी दूर दूर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मॉर्गन ने क्या देखा कि मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे ड्रोसोफिला में, जिससे वो सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी कर सके। उन्हीं में से हमने एक क्रॉस अभी देखा कि किस तरह से रिसेसिव फीमेल्स ली थी और डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप मेल्स लिए थे। अब जब रेशो आई 9, अब इसमें क्या हुआ, रेशो 9331 नहीं आई, क्योंकि जब मेंडल ने जो क्रॉस किया था डाइहाइब्रिड वाला उसमें 9331 की रेशो आई, बट यहाँ पर वो रेशो नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर फेल हो गया। अब ये बात उनको पता थी मॉर्गन को कि जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम है, यानी जीन्स उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब जब क्रॉस करवाने के बाद फ्रीक्वेंसी आई, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और पेरेंटल, तो उससे उनको समझ में आया कि पेरेंटल का रेशो जो है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब यहाँ पर जीन्स
टाइटली लिंक्ड हैं जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, यानी वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी वहाँ की फ्रीक्वेंसी, अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जीन्स टाइटली लिंक्ड है। और अगर वहीं पे रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी जो हमने दूसरा क्रॉस करवाया था उसमें 37% के आसपास आई थी, तो इसका मतलब क्या है, जीन्स जो है वो लूजली लिंक्ड है, ठीक है, यानी दूर दूर प्रेजेंट है। अब इसके बाद हमने लिंकेज की डेफिनेशन जो है एक बार उसको भी समझ लेते हैं। क्या बोलता है कि इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम टुगेदर, यानी कोई क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं और पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं तो इस टाइप से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिंकेज का प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। दो तरह की लिंकेज हमने पढ़ी थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट के केस में क्या है कि जिसमें हमें न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट जो है वो भी हमें मिलते हैं, तो इस तरह की लिंकेज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी यहाँ पर हमें समझ में आता है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है, यानी लूजली लिंक्ड है, ठीक है। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि इसमें यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो हो रहा है वो एक्सचेंज हो रहा है और सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम, हमने अभी समझा था कि किस तरह से हमने यहाँ पर दो पेयर लिए थे होमोलोगस क्रोमोसोम के और फिर इस तरह से सेगमेंट्स जो थे वो आपस में एक्सचेंज हो रहे थे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के, और हमें न्यू जो है वो कॉम्बिनेशन मिल रहे थे जिनको हम रिकॉम्बिनेंट्स बोल रहे थे। इस प्रोसेस को ही हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं और क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब क्रोमोसोम मैप जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैप, यानी इसमें क्या है, हम ग्राफिकली जो है इसमें क्या चेक करते हैं कि क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है और उन जीन के बीच में जो है वो हमें अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी पता है तो उनका डिस्टेंस समझ में आता है, और डिस्टेंस समझ में आया तो उससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि वो क्रोमोसोम जो है वो जीन्स जो है वो पास में प्रेजेंट है कि दूर प्रेजेंट है, ये भी सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जो स्टर्टिवेंट थे इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया और इससे जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो मेजर कर लिया। और एक चीज आपको अभी पता चल जाएगी, एक जो लास्ट पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर एक हमारा क्रोमोसोम है, अब यहाँ पर इसके अंदर 3 जीन है, कैपिटल ए और ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए और बी के बीच में जो है वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और इसके बीच में 5, और ए और सी के बीच में जो है वो 15 है, ठीक है। अब इससे यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यानी ये जो है बहुत ज़्यादा पास में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत कम है डिस्टेंस, इसका मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा पास पास है, और वहीं पे ए और सी के बीच में डिस्टेंस 15 आ रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, एक और चीज़ समझ में आ रही है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, इतना ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि जीन्स जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है। जितना कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना ही कम डिस्टेंस, और हम बोल सकते हैं कि जीन्स उतनी ही ज्यादा पास में प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्टूडेंट, यही था आपका क्रोमोसोम मैप और लिंकेज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।